क्यों हेयर फॉल आज इतना कॉमन हो चुका है। इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% वुमेन जो 40 की एज के नीचे हैं उनको सिग्निफिकेंट हेयर लॉस का एक्सपीरियंस होता है। तो हर रोज 50 to 100 स्ट्रैंड्स, हेयर के स्ट्रैंड्स गिरना। मेन में जो रिसीडिंग हेयर लाइन या बॉल्ड स्पॉट्स होते हैं और वुमेन में थिनिंग ज्यादा क्राउन के आसपास होना शुरू हो जाता है। क्राउन एरिया में 200 से ज्यादा गिरना इज क्वाइट अ लॉट। थिनिंग हेयर हो जाना, नोटिसेबल बॉल्ड पैचेस हो जाना। तो ये जो मैंने टाइप्स आपको बताए, टाइप्स ऑफ हेयर फॉल, आपको देखना है कि आपका कौन सा टाइप है। वो हेयर फॉल को देखकर और ज्यादा स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है और ज्यादा बाल गिरते हैं, बाल गिरते देखकर और ज्यादा स्ट्रेस। सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल जो चलते रहता है, जो रातों की नींद छीन लेता है। ऐसा एक प्रॉब्लम जो ज्यादातर लोगों को सताता है, दैट इज हेयर फॉल। जब आप देखते हैं कि कंघी में बहुत सारे बाल गिर रहे हैं, या आप जमीन के ऊपर देखते हैं, या रात को सोकर सुबह जब उठते हैं तो पिलो के आसपास बेड के ऊपर बहुत सारे बाल आप देखते हो, बहुत ज्यादा तकलीफ और दुख होता है। और इसीलिए ये पूरा पॉडकास्ट मैंने डेडिकेट किया है हेयर फॉल के इश्यू को लेकर। मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या रूट कॉज है, क्यों होता है हेयर फॉल, क्या किया जाए ताकि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसे या तो बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या अगर नहीं हो रहा है प्रिवेंट कर सकते हैं और ज्यादा हेयर फॉल ना हो उसके लिए क्या करना। सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, मैं आपको आसान से रास्ते भी बताने वाली हूँ। कुछ कॉमन सी गलतियां जो हम करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप और ज़्यादा हेयर फॉल से ना गुजरे। मेक श्योर करिएगा कि इसे एंड तक ज़रूर आप देखें, और इवन इसे आप स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर भी देख सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा कि जो ये इश्यू से परेशान हो रहे हैं। अगर आपने फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो भी कर दीजिएगा। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो 25% मैन को 21 की एज से पहले हेयर लॉस नोटिस होना शुरू हो जाता है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो है, अराउंड 40% वुमेन को मेनोपॉज तक हेयर थिनिंग का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। पोस्टपार्टम हेयर लॉस की बात करें तो 40 to 50% वुमेन है जो चाइल्ड बर्थ के बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस का इश्यू फेस करते हैं। अगर इंडियन स्टैटिस्टिक्स देखें तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग अबाउट 60% इंडियन मैन को 35-40 की एज तक हेयर थिनिंग का या बॉल्डिंग का अनुभव होता है, जो ज़्यादातर जेनेटिक फैक्टर्स और लाइफस्टाइल की वजह से होता है। इवन प्री मैच्योर हेयर लॉस जो है इंडियन मैन में, स्पेशली अर्बन एरियाज में 20 to 30 की एज ग्रुप में एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल। स्पेशली इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% वुमेन जो 40 की एज के नीचे हैं उनको सिग्निफिकेंट हेयर थिनिंग का या हेयर लॉस का एक्सपीरियंस होता है, जो ज़्यादातर अर्बन एरियाज में ड्यू टू पोल्यूशन, स्ट्रेस, डाइटरी हैबिट्स की वजह से देखने को मिलता है। पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन होती है उनको ऑलमोस्ट 40% फीमेल्स को इसका अनुभव करना पड़ता है। और इसीलिए ये पूरे पॉडकास्ट में मैं आपको बहुत सारे रूट कॉजेस, सोल्यूशन सबके ऊपर बात करने वाली हूँ। पहले तो देखते हैं कि ये हेयर ग्रोथ की साइकिल होती क्या है, कैसे है। 4 स्टेजेस होते हैं, जिसमें पहला होता है एनर्जन, जो ग्रोथ फेज होता है। करीबन 2 से 7 साल तक ये फेज चलता है और इसमें हेयर एक्टिवली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। 85 to 90% हेयर जो है वो इस फेज में ग्रो होना शुरू होते हैं। सेकेंड फेज जो होता है दैट इज कैटोजन, जो ट्रांजिशन का फेज होता है। 2 से 3 हफ्ते का ये फेज होगा जहां पर हेयर फॉलिकल्स जो है श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा है टेलोजन, जो रेस्टिंग फेज है। 2 से 4 महीने तक आपके हेयर फॉलिकल्स जो है वो रेस्ट में चले जाते हैं और नए हेयर ग्रोथ नहीं होते हैं। 10 to 15% हेयर इसमें इस फेज में होते हैं सिर्फ। एक्सोजन इज द लास्ट फेज, ये होता है शेडिंग फेज यानी हेयर फॉल वाला फेज। हेयर नेचुरली शेड हो जाते हैं और नए ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम नॉर्मल हेयर लॉस की बात करें तो हर रोज 50 to 100 स्ट्रैंड्स, हेयर के स्ट्रैंड्स गिरना नॉर्मल है, इसमें डरने की बात नहीं है। 100 से ज़्यादा अगर हो रहे हैं और वो कंसिस्टेंट बेसिस पे हो रहे हैं
तो हम ज़रूर उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। बहुत अलग अलग किस्म के हेयर फॉल होते हैं। आप देखिए आपका कौन सा किस्म का हेयर फॉल है। जैसे पहले होता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी कि सबसे कॉमन टाइप है जिसमें मेन में जो रिसीडिंग हेयर लाइन या बॉल्ड स्पॉट्स होते हैं और विमेन में थिनिंग ज़्यादा क्राउन के आसपास होना शुरू हो जाता है, क्राउन एरिया में। दूसरा होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया, मतलब कि जब आप बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल करते हो तो वो टेंशन कॉन्स्टेंटली जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा है पोस्टपार्टम हेयर लॉस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से या चाइल्ड बर्थ के बाद 3 to 6 मंथ्स में नोटिसेबल चेंज होता है और उसकी वजह से हेयर थिनिंग हो जाना, हेयर फॉल हो जाना कॉमन है। चौथी वजह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस होना। आयरन, जिंक, बायोटिन, प्रोटीन वगैरह की कमी की वजह से हेयर वीक होना कॉमन है। हार्मोनल हेयर लॉस, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, हार्मोनल इम्बैलेंस कोई भी वजह से है, जैसे पीसीओडी है, थायराइड है वगैरह इश्यूज है, उसमें हेयर फॉल कॉमनली देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे टाइप हो सकते हैं जो स्ट्रेस या कोई सर्जरी की वजह से या कोई मेडिकेशंस की वजह से, कीमो की वजह से, ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से हेयर लॉस जो है वो होना शुरू हो जाता है। मे बी इन्फ्लेमेशन भी एक वजह हो सकती है। बट कुछ साइंस और सिम्टम्स पता कैसे चले कि आपका हेयर फॉल या हेयर के इश्यू होना शुरू हो चुके हैं। एक्सेसिव हेयर शेडिंग हो जाना, दिन में 100 से ज़्यादा स्ट्रैंड्स गिरना या 200 से ज़्यादा गिरना इज़ क्वाइट अ लॉट। थिनिंग हेयर हो जाना, नोटिसेबल बॉल्ड पैचेस हो जाना और आपके टेक्सचर में चेंज हो जाना, जैसे कि हेयर पहले ब्रिटल नहीं थे अभी ब्रिटल है, वीक है और ब्रेकेज जल्दी हो रहा है। तो ये जो मैंने टाइप्स आपको बताए, टाइप्स ऑफ हेयर फॉल, आपको देखना है कि आपका कौन सा टाइप है और इवन आप मुझे कमेंट में लिख कर भी बता सकते हैं कि आपका हेयर फॉल का टाइप कौन सा है। अब देखते हैं कॉमन कॉजेज क्या है, क्यों हेयर फॉल होता है। तो सबसे पहली जो वजह है जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, दैट इज जेनेटिक्स। आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से जो आप जीन्स लेकर आए हैं उसकी वजह से मैक्सिमम हेयर फॉल जो है वो होता है। फैमिली में अगर वो इश्यू है आपको होने की संभावना मैक्सिमम है और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते हो। मैं आपको जो सोल्यूशन देने वाली हूँ, अगर आपने उसके ऊपर वर्क किया तो इवन जेनेटिक हेयर फॉल भी क्यों ना हो, आप उसका सोल्यूशन ज़रूर पा सकते हैं। दूसरा कॉमन कॉज जो है दैट इज हार्मोनल चेंज। प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, थायराइड इश्यूज, पीसीओडी, हार्मोनल इश्यूज जितने भी होते हैं। तीसरा स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं बट स्ट्रेस मैनेज नहीं करते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। मतलब कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अब जैसे ही आप बाल धोते हैं या आप जब सुबह देखते हैं कि कंघी में बहुत सारे बाल हैं, तो वो हेयर फॉल को देखकर और ज़्यादा स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है और ज़्यादा बाल गिरते हैं, बाल गिरते देखकर और ज़्यादा स्ट्रेस। सो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल जो चलते रहता है और इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजंस क्यों हेयर फॉल आज इतना कॉमन हो चुका है। वर्कलोड हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, स्ट्रेस इज इनएविटेबल जिसकी वजह से हेयर फॉल। इन अ वे हम चाइल्ड बर्थ जब देखते हैं इट्स अ फिजिकल स्ट्रेस, तो फिजिकल हो या इमोशनल हो दोनों में हेयर फॉल का अनुभव होगा। तो इतना सब कुछ हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान कि वो फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हमें इवन हार्मोनल चेंजेस जो मेनोपॉज में होता है इट्स अ फिजिकल स्ट्रेस और प्लस इमोशनल स्ट्रेस इकट्ठा हो जाए तो ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। तीसरी जो वजह है दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। मैं आगे ज़रूर बताने वाली हूँ कि कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हेयर फॉल होता है ताकि आप अपने डाइट का ख्याल रख सकें। पुअर स्काल्प हेल्थ, अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, हेयर फॉलिकल्स जो है वो क्लॉग होते जा रहे हैं, आप बराबर से बालों को धोते नहीं हैं, स्काल्प को वॉश नहीं करते बराबर, तो उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। बहुत ज़्यादा हार्श हेयर की ट्रीटमेंट करना भी एक वजह है। केमिकल ट्रीटमेंट्स है, हीट बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना या ओवर वॉश कर लेना। कुछ मेडिकल कंडीशंस, पीसीओएस है, थायराइड प्रॉब्लम्स, ऑटो इम्यून डिसीज, ये भी वजह है। और इवन कुछ मेडिकेशंस, कीमोथेरेपी, एंटी डिप्रेसेंट्स, ब्लड थिनर्स के मेडिसिन की साइड इफेक्ट के रूप में हेयर फॉल जो है वो कॉमनली पाया जाता है। अब देखिए कि आपके ऊपर कौन सी वजह अप्लाई होती है। हो सकता है आपके ऊपर 3-4 वजह अप्लाई हो रही है, मे बी एक ही वजह है, मे बी आपको स्ट्रेस नहीं है, मे बी
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है, बट मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 एटलीस्ट कॉजेज होते हैं। अगर उसका ख्याल रख लिया तो हेयर फॉल को काफ़ी कंट्रोल हम कर सकते हैं। अब चलो मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन फॉर हेयर फॉल। क्या डेफिशिएंसीज की वजह से हेयर फॉल होता है और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ज़रूरी है आपके डाइट में रेगुलर बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करना। ऑलराइट, सो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप हेयर को मेंटेन करने के बारे में बात करते हो। हेयर इन अ वे एक प्रोटीन है, कैरेटिन से ये बने होते हैं और ग्रोथ बैलेंस न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कुछ डेफिशिएंसीज होती है विटामिन्स, मिनरल्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो हेयर को वीक बना देते हैं, ब्रिटल बना देते हैं और एक्सेसिंग शेडिंग होना शुरू हो जाता है। सो व्हाट आर सम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर हेयर हेल्थ? नंबर 1 इज प्रोटीन। जैसे मैंने बताया कि हेयर का मेन कंपोनेंट ही प्रोटीन है, तो एडिक्वेट प्रोटीन अगर नहीं लेंगे हम डाइट में से तो हमारे हेयर फॉल के इश्यूज और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में आते हैं नट्स, सीड्स, लेंटिल्स, पल्सेस, बीन्स वगैरह जैसी चीज़ें। पनीर, टोफू भी आप ज़रूर ले सकते हैं और प्रोटीन सप्लीमेंट भी अगर डाइट में से इनफ नहीं हो रहा है तो उसका भी सपोर्ट आप ले सकते हैं। रिमेंबर, प्रोटीन की कमी की वजह से हेयर थिनिंग और स्लो ग्रोथ होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर इनफ प्रोटीन हर मील में होना चाहिए। दूसरा है आयरन। आयरन रेड ब्लड सेल्स को हेल्प करता है ऑक्सीजन को हेयर फॉलिकल्स तक लेकर जाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं तो डाइट में से स्पिनच, लेंटिल्स, बीन्स, पम्पकिन सीड्स, किनोआ जैसी चीज़ें ले सकते हैं ताकि आयरन डेफिशिएंसी दूर हो सके। स्पेशली विमेन में ये हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा रीज़न है आयरन डेफिशिएंसी। लो आयरन लेवल्स आपके बालों को वीक बना देते हैं। तीसरा है जिंक। जिंक टिश्यू ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करेगा, आपके स्काल्प को हेल्दी रखता है। और कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज में पम्पकिन सीड्स, स्पिनच, नट्स, बीन्स, होल ग्रेन्स आप ले सकते हैं और जिंक की डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर सकते हैं। चौथा है विटामिन डी। विटामिन डी हेयर फॉलिकल की जो साइकिल होती है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप चाहे तो सनलाइट इनफ, एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट इन द मॉर्निंग और सप्लीमेंट का सपोर्ट ले सकते हैं। पांचवा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो वो आपके बालों को, स्काल्प को नरिश करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन इंड्यूस्ड जो हेयर फॉल होता है उसे वो कम करता है। आप वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह ले सकते हैं या तो सप्लीमेंट विल वर्क वंडरफुली वेल। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके स्काल्प तक ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव कर देता है। आप आमंड्स, सनफ्लावर सीड्स, स्पिनच, आवाकाडो वगैरह वगैरह ज़रूर अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सातवां है विटामिन ए। विटामिन ए आपके सेल ग्रोथ और सीबम प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा जो आपके स्काल्प को मॉइस्चर देता है। कैरेट, स्वीट पोटैटो, स्पिनच या बेल पेपर्स, कैप्सिकम जो अलग अलग कलर के हैं वो आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आठवां है विटामिन सी। विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप अपने डाइट में साइट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, लेमन्स या स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर्स, ब्रोकोली जैसी चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिए। सिलेनियम थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करता है और वो इनडायरेक्टली आपके हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। ब्राज़िल नट्स में से आपको अच्छा सिलेनियम मिल जाएगा। आप इवन बी विटामिन जितने भी है, B12, B6 वगैरह, उसको भी देख सकते हैं, उसकी डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर सकते हैं। वो आपके अगेन रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है जो आपके स्काल्प तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुंचा सके। इवन मैग्नीशियम इज़ इम्पॉर्टेंट। जो भी कैल्शियम बिल्डअप होता है आपके स्काल्प में उसे प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। स्पिनच, आमंड्स, आवाकाडो, बनाना, पम्पकिन सीड्स, इसमें से आपको जो है मैग्नीशियम मिल जाएगा। स्पिनच, आमंड्स, आवाकाडो, बनाना, पम्पकिन सीड्स जो भी आपको इजीली मिल जाता है उसमें से आपको मैग्नीशियम इनफ मिल सकता है। आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है दैट इज बायोटिन। आपने आई एम श्योर 100% सुना ही होगा हेयर फॉल के साथ बायोटिन कनेक्टेड है, विच इज विटामिन B7। बायोटिन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके कैरेटिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। आपके बाल है कैरेटिन और उसको ही सपोर्ट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटिन।
और बायोटिन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर ब्रिटल हो जाना, थिन हो जाना, हेयर फॉल हो जाना, ये सब कुछ कॉमनली होना शुरू हो जाता है। इवन वो आपके हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करेगा, यानी नए हेयर जो बन रहे हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और इसीलिए आपने बायोटिन सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। मार्केट में बहुत सारे सिंथेटिक बायोटिन के सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, बट मेरा हमेशा से प्रेफरेंस रहता है कि आप कुछ अपने बॉडी में ऐसा डालिए कि जो आप इवन 1% भी साइड इफेक्ट आपको ना करे। और इसीलिए मैंने रिसेंटली आरएचएन सत्वम के माध्यम से 100% ऑर्गेनिक, 100% प्लांट बेस्ड और 100% क्लिनिकली रिसर्च्ड बायोटिन सप्लीमेंट लॉन्च किया कि जो हाई एब्जॉर्प्शन रखता है, जो आपको अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देता है, अमेजिंग रिजल्ट देता है। मतलब हेयर रिडक्शन जो है 3 to 7 डेज में नोटिस होना शुरू हो जाता है। इवन स्किन में इंप्रूवमेंट 1 to 3 मंथ्स में नोटिस होना शुरू हो जाता है। जो हमने केस स्टडी किया उसमें पता चला 95% रिडक्शन हुआ हेयर फॉल में, 30% इंक्रीज हुआ हेयर डेंसिटी में, एंड द रिजल्ट्स वर रियली अमेजिंग। आप जरूर उसे चेक कर सकते हैं। HHS20 ये कूपन कोड को आप इंसर्ट कीजिए एंड यू विल गेट 20% डिस्काउंट इंस्टेंटली। रिमेंबर, RHN इज माई ओन ब्रांड। मैंने कुछ सालों पहले RHN की शुरुआत इसीलिए करी थी, ये सारे सप्लीमेंट्स की शुरुआत इसीलिए क्योंकि मुझे विश्वास होना ज़रूरी है कि मैं अपने सप्लीमेंट में क्या डाल रही हूँ। एंड व्हेन आई हैव माय ओन ब्रांड, आई नो व्हाट आई एम यूजिंग। आई नो कि वो सप्लीमेंट बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट दिए बिना आपको रिजल्ट, ट्रिमेंडस रिजल्ट्स देते हैं। और आप क्या कर सकते हैं हेयर फॉल को कम करने के लिए? स्काल्प की केयर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्काल्प होगा उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर होंगे। तो उसके लिए आप स्काल्प मसाज, जेंटल मसाज, बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बालों में जो तेल लगाते हैं ना बहुत हैवी हाथ से और बहुत ज़्यादा, मतलब आप टॉर्चर कर रहे हो वैसे लगाते हो, वो नहीं करना है। जेंटल मसाज करना है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट लाएगा। और इवन सल्फेट फ्री शैम्पू अगर आप यूज़ कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। दूसरा है रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस। कुछ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करना, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, योग, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। कुछ हार्श ट्रीटमेंट से जितना हो सकता है उतना बचिए। हीट की स्टाइलिंग, अलग अलग हीट यूज़ करना, केमिकल ट्रीटमेंट्स करना, टाइट हेयर स्टाइल रखना, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। प्रॉपर हेयर केयर रूटीन भी ज़रूरी है। ओवर वॉशिंग भी नहीं करना है और अंडर वॉशिंग भी नहीं करना है। अब कुछ कॉमन गलतियां होती है जो लोग करते हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ता है, जिसमें सबसे पहली गलती आती है कि जब आपके बाल गीले हैं तब आप कोम कर रहे हैं, वो भी अग्रेसिवली। ऐसा क्यों नहीं करना? क्योंकि आपके जब वेट हेयर होते हैं ना तो वो ज़्यादा वल्नरेबल होता है ब्रेकेज के लिए, मतलब कि ज़्यादा टूट सकते हैं उस समय। और उसकी वजह से स्प्लिट एंड्स हो जाना और ज़्यादा हेयर फॉल हो जाना इज़ एब्सोल्युटली कॉमन। इवन नैरो टूथ वाले जो कोम आते हैं उसे भी अवॉइड कीजिए, हो सके उतना वाइड टूथ को यूज़ कीजिए जब आप स्पेशली वो जो आपके बाल बिखरे हुए हैं स्पेशली, या जब आपने वॉश किया है उसके बाद पहली बार जब आप कोम कर रहे हैं तब तो आप वाइड टूथ वाला ही यूज़ कीजिए। जब आप कोम कर रहे हैं तो नीचे से शुरू कीजिए और फिर आप ऊपर जाइए। ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो ज़्यादा हेयर फॉल करेगा। दिस इज़ अ वेरी बेसिक सिंपल थिंग, बट पीपल मेक मिस्टेक्स। दूसरा, टाइट हेयर स्टाइल अवॉइड कीजिए। टाइट पोनी टेल हुआ, बन हुआ, ऐसे कोई भी चीज़। लेट्स से इनकेस आपका काम ऐसा है जिसमें वो करना ही पड़ता है तो हो सके उतना उसे थोड़ा लूज रखिए और बीच बीच में व्हेनेवर पॉसिबल उसे थोड़ा खोल के रिलैक्स करने दीजिए। उसके साथ साथ जब हेयर वॉश कर रहे हैं उसमें हॉट वाटर का इस्तेमाल करना हेयर फॉल को बढ़ाता है। यस, सही सुना आपने। जब आप हॉट वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके स्काल्प के जो नेचुरल ऑयल है उसको स्ट्रिप कर देता है, जिसकी वजह से आपके हेयर ड्राई और डैमेज प्रोन होना शुरू हो जाते हैं। सो हो सके तब रूम टेम्परेचर के ऊपर ही अपने बालों को हमेशा वॉश करिए। इवन एक गलती बहुत सारे लोग ओवरलोड कर देते हैं अपने आप को टू मैनी हेयर प्रोडक्ट्स को लेकर। हेयर फॉल हो रहा है तो इतने सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे कि शायद वो आपके स्काल्प को ही, हेयर फॉलिकल को क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं और अलग अलग किस्म के हेयर फॉल और इश्यूज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। गीले बालों के साथ सोना भी हेयर फॉल को बढ़ाता है। एज आई सेड, वेट हेयर फ्रजाइल होते हैं और वो पूरी रात तक
आप जब करवटें बदल रहे हैं तो उसकी वजह से आसानी से वो हेयर ब्रेक हो सकते हैं। इवन वो जो मॉइस्चर है उसकी वजह से फंगल ग्रोथ भी हो सकता है। सो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी, कॉमन वजहें क्या होती है हेयर फॉल की, टाइप्स क्या होते हैं हेयर फॉल के, क्या करना, लाइफस्टाइल में क्या करना, स्कैल्प में क्या करना, कॉमन गलतियां क्या अवॉइड करना, न्यूट्रिशन क्या होता है, और साथ में बायोटिन सप्लीमेंट का मैंने एक आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन भी दिया, RHN सत्वम का बायोटिन। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी डाला है। HHS होलिस्टिक हेल्थ शिवांगी, वैसे आप HHS20 कूपन कोड डालेंगे, आपको 20% ऑफ लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा ये पूरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा, और साथ में इसे ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि जो हेयर फॉल से परेशान हो रहे हैं। आपको जो फ़ायदा मिला, क्या पता शायद ये एक वीडियो देखने की वजह से उनका टेंशन दूर हो सके। इसे आप स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं। अगर आपने फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब ना किया हो, बेल बटन को क्लिक ना किया हो, नाउ इज़ द राइट टाइम, ताकि आप ऐसे ही ब्यूटीफुल, अमेजिंग, नॉलेजेबल वीडियोस देख सके। होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में वापस मिलेंगे, तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।